नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं असम के 15th चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में। हिमंता अपने काम, असम के डेवलपमेंट और बीजेपी की स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन्हीं सब चीजों के साथ साथ इनका नाम बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के साथ जुड़ता है, जैसे कि करप्शन एलिगेशंस। Minister Himanta Biswa Sarma after Sisodia accused Biswa of brazen corruption under the pretext of COVID-19 pandemic. और कुछ कम्युनल स्टेटमेंट्स देना। has often made communally divisive statements targeting religious minorities, as this time blamed Muslims for price rise of vegetables. जैसे कि भड़काऊ बयान देना। Who are these people are we talking about? You're talking about all, presumably all communities, right? You know whom we are talking, and we are not shy about that. तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो कंट्रोवर्सीज हैं, ये जो एलिगेशंस जो हिमंता के अगेंस्ट लगते हुए आए हैं, ये कितने सच हैं और कितने गलत हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं सारी कंट्रोवर्सीज के बारे में और ये जानेंगे क्या ये रियल एलिगेशंस हैं या सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, और इसका आखिर असम के फ्यूचर पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का रहेगा। भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया, राहुल गांधी क्या बोला, भाई प्रूफ दो। मैंने कभी प्रूफ मांगा हूँ क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। हिमंता बीजेपी के एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है जो कि 2001 से असम के जालुकबारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए रहते हुए आए। ये पहले तो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, लेकिन 2015 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और तब से ये असम के 15th चीफ मिनिस्टर बन गए। मैं श्री हिमंत बिस्वा शर्माई ईश्वरर नामत शपथ खाई कहूँ जे इनकी लीडरशिप में असम में काफी ग्रोथ हुई, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन में काफी इंप्रूवमेंट आई। लेकिन दोस्तों, हिमंता की ये सक्सेस स्टोरी पूरी पिक्चर नहीं है। इनके खिलाफ काफी सीरियस एलिगेशंस हैं, जैसे कि करप्शन, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म और कम्युनल स्टेटमेंट्स। ये कंट्रोवर्सीज उनकी क्रेडिबिलिटी पे काफी ज्यादा सवाल उठाते हैं। तो चलिए इन एलिगेशंस को डिटेल में समझते हैं फैक्ट्स एंड क्रेडिबल सोर्सेज के जरिए, ताकि हम सेंसेशनलिज्म से दूर रह सकें। सीएम हिमंता के अगेंस्ट काफी सारे सीरियस एलिगेशंस हैं, जैसे कि करप्शन चार्जेस, लेकिन ये अभी तक लीगली प्रूवन नहीं है। तो चलिए इन स्कैम्स को वन बाय वन समझते हैं। पहला स्कैम है सुराधा चिट फंड स्कैम। ये एक ऐसी पूंजी स्कीम थी जिसमें हिमंता बिस्वा का नाम काफी जोरों शोरों से शामिल हुआ था। इसमें ओपोजिशन पार्टी ने ये क्लेम किया था कि हिमंता ने इस स्कैम में 3 करोड़ रुपए कमाए हैं, और यहाँ तक कि सीबीआई की रेड भी इसी स्कैम के चलते चलते हिमंता के घर पे पड़ी। लेकिन सीबीआई की रेड के बावजूद इनका सॉलिड कन्विक्शन नहीं हुआ। ये केस आज भी उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के नैरेटिव का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सेकंड केस है लुइस बर्गर ब्राइबरी केस। ये एक गुवाहाटी वाटर सप्लाई केस था, जिसमें हिमंता ने ब्राइब्स के बदले लुइस बर्गर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए। इसमें हिमंता, जो उस वक्त कांग्रेस मिनिस्टर थे, सस्पेक्ट पाए गए, लेकिन ये चार्जेस भी अभी प्रूवन नहीं। थर्ड स्कैम है पीपीई किट्स स्कैम। कोविड-19 के दौरान जब हिमंता हेल्थ मिनिस्टर थे, तो उन पे ये एलिगेशंस लगे थे कि उनकी वाइफ रिंकी भुयान शर्मा की कंपनी जेसीबी इंडस्ट्रीज ने पीपीई किट्स को काफी महंगे दामों में बेचा है। जहां एक पीपीई किट्स 600 रुपए में अवेलेबल थी, वहीं जेसीबी इंडस्ट्रीज ने, जो हिमंता की वाइफ की कंपनी थी, उन्होंने इन किट्स को 990 रुपयों में बेचा। हिमंता का इस चीज में कहना था कि उन्होंने इन किट्स को डोनेट किया है। ये कंट्रोवर्सी अभी भी डिस्कस होती है। इसमें चौथा एग्जाम्स है लैंड स्कैम एलिगेशंस। 2022 में कांग्रेस ने हिमंता पे ये एलिगेशंस लगाए कि वो और उनकी फैमिली लैंड स्कैम्स में इन्वॉल्व हैं। उन्होंने उन एरियाज में लैंड को होल्ड करके रखा है जहां पर लैंड लेना अलाउड ही नहीं है। ये क्लेम किए जाते हैं कि उनके काफी सारी लैंड्स ट्राइबल एरियाज में मौजूद है, जहां पे लैंड को ओन करना अलाउड ही नहीं है। एक प्राइवेट कंपनी आरबीएस रियल्टर्स पे ये इल्जाम उठा कि उन्होंने अनअकाउंटेड मनी को हिमंता के फैमिली के फर्म्स में ट्रांसफर किया। हिमंता पे ये भी इल्जाम उठता है कि वो पावर के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को स्विच करते हैं। जैसे कि 2015 में जब कांग्रेस पार्टी का इन्फ्लुएंस कम हो रहा था, तो उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। क्रिटिक्स जैसे प्रियंका गांधी ने ये भी कहा कि ये अपॉर्चुनिज्म है और हिमंता बीजेपी की वॉशिंग मशीन से क्लीन हो गए। हिमंता की कुछ स्टेटमेंट्स ने
असम में कम्युनल टेंशन्स को भी बढ़ावा दिया। जैसा कि पहला है मियां मुस्लिम रिमार्क्स। अगस्त 2024 में हिमंता ने असम असेंबली में ये कहा कि मियां मुस्लिम्स को यानी कि बंगाल ओरिजिनेटेड मुस्लिम्स को असम पे टेक ओवर नहीं करने देंगे। साथ ही साथ उन्होंने मियां वेंडर्स पे भी स्टेटमेंट पास करते हुए रिमार्क्स दिए। साथ ही साथ उन्होंने वेजिटेबल प्राइसेस के कंटेक्स्ट में भी मियां वेंडर्स पे कमेंट पास किए, जिसको ऑपोजिशन ने हेट स्पीच बताया। यहाँ तक कि एक इंडिपेंडेंट एमपी ने अजीत कुमार भुवन ने इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की। झारखंड के इलेक्शन कैंपेन्स में हिमंता ने बोला कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इन्फिल्ट्रेटर्स को बढ़ावा देती है, इन्फिल्ट्रेटर्स को सपोर्ट करती है और हिंदूज को एकजुट होकर यानी कि एक साथ वोट देना चाहिए। ये सेकुलरिज्म का भाषा हमें मत सिखाओ, आपसे मुझको सेकुलरिज्म का भाषा सीखना नहीं है। इंडिया ब्लॉक ने इसे हेट स्पीच का नाम दिया और झारखंड के सीईओ को कंप्लेन की। मार्च 2025 में हिमंता ने कहा कि लेफ्ट और लिबरल्स हिंदुत्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और उन्होंने मुस्लिम की पॉपुलेशंस को असम में 40% बताया, जो कि 1991 में 12% ही थी। हिमंता का ये स्टेटमेंट काफी डिवाइसिव था और ऑपोजिशन के द्वारा क्रिटिसाइज भी किया गया। The increase in the Muslim population in Assam is a matter of life and death for you. Why are you saying that? Aren't you supposed to be the chief minister of all citizens, whether they are Hindu or Muslim? I prefer a balanced growth so that both Hindu and Muslim can feel secure. तो दोस्तों, आखिर ये कंट्रोवर्सीज असम और इंडिया पे क्या इम्पैक्ट्स डाल रही हैं? तो चलिए कुछ की इम्पैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसका पहला की इम्पैक्ट है कम्युनल पोलराइजेशन। हिमंता का स्टेटमेंट्स जैसे कि मियां मुस्लिम्स और हिंदू यूनिटी ये असम में एक कम्युनल डिवाइड को बढ़ा सकते हैं और ये एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे सकते हैं। एक तरफ बीजेपी सपोर्टर्स इन्हें स्ट्रॉन्ग लीडर का नाम देते हैं क्योंकि बीजेपी ने रिसेंटली होने वाले पंचायत इलेक्शंस में 76% सीट्स जीती, लेकिन अदर पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कांग्रेस और असम जातीय परिषद इसको एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स का नाम देते हैं और ये बोलते हैं कि ये पॉलिटिक्स एक कम्युनल टेंशंस को बढ़ावा दे सकता है और एक कम्युनल डिवाइड कर सकता है, जिससे कि असम की सोशल हार्मनी पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। अब दोस्तों, करप्शंस के एलिगेशंस चाहे प्रूवन हो या अनप्रूवन हो, ये पब्लिक ट्रस्ट को कमजोर करती है और एक गहरा इंपैक्ट छोड़ती है। जब किसी भी चीफ मिनिस्टर पे ऐसे सीरियस एलिगेशंस लगते हैं तो सरकार के इंटेंशंस पे सवाल उठाया जाता है और लोग सरकार पे भरोसा कम दिखाने लगते हैं। ये एलिगेशंस काफी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की भी क्रेडिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। हिमंता के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी का इन्फ्लुएंस असम में काफी बढ़ा, लेकिन साथ ही साथ पार्टी के अंदर फैक्शनलिज्म भी बढ़ा और कैश फॉर जॉब जैसे स्कैम्स ने गवर्नमेंट की इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया। तो दोस्तों, आखिर इन कंट्रोवर्सीज और इन चीजों के सॉल्यूशंस क्या हैं? पहला सॉल्यूशन है ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशंस। करप्शन के इन चार्जेस के अगेंस्ट ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। असम गवर्नमेंट और हिमंता को इंडिपेंडेंट प्रॉब्स जैसे सीबीआई और जुडिशियल इंक्वायरीज को सपोर्ट करना चाहिए ताकि पब्लिक के ट्रस्ट को दोबारा रिस्टोर किया जा सके। दूसरा सॉल्यूशन है रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप। हिमंता जैसे बड़े लीडर्स को अपने स्टेटमेंट्स को देने से पहले एक बार सोचना चाहिए। उन्हें ये सोचना चाहिए कि उनके इन कम्युनल स्टेटमेंट्स का सोशली क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या इससे सोशल हार्मनी पे कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है या नहीं। उन्हें ऐसे रिमार्क्स देने से बचना चाहिए और इंक्लूसिव लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। थर्ड है स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस। असम के जुडिशियल एंड लॉ एनफोर्समेंट इंस्टीट्यूशंस को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि इन टाइप के एलिगेशंस का फेयर ट्रायल हो सके। एंड फोर्थ है सिटीजन अवेयरनेस। हम सिटीजन्स को भी इन सब चीजों में काफी एक्टिव होना पड़ेगा। हमें हर एक क्लेम को फैक्ट चेक करना पड़ेगा और हमें अपनी इंफॉर्मेशन क्रेडिबल सोर्सेस से लेनी पड़ेगी। जैसे कि काफी सारे क्रेडिबल न्यूज़पेपर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि द हिंदू हो गया। हमें इन्हीं क्रेडिबल सोर्सेस से इंफॉर्मेशन लेके अपने पर्सपेक्टिव या ओपिनियन को फॉर्म करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हेमंत बिश्वा शर्मा की ये कंट्रोवर्सीज उनके पॉलिटिकल करियर का एक डार्क हिस्सा है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। उनके डेवलपमेंट एफर्ट्स और कंट्रोवर्सीज को दोनों को एक बैलेंस्ड अप्रोच में समझना जरूरी है ताकि हमारा बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव फॉर्म हो सके। असम का फ्यूचर हमारे हाथों में है। हमें चाहिए कि लीडर्स ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव और रिस्पॉन्सिबल हो। तो दोस्तों, आपका हेमंता बिश्वा शर्मा की इन कंट्रोवर्सीज पे क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक
शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए फ्यूचर में भी ला सकें। धन्यवाद।